हेलो दोस्तों, जीएस विजन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सकलानी। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्दों की। हम देखेंगे कि तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इनको हमने कैसे पहचाना कि इस प्रश्न में जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो तत्सम और तद्भव को देखते हैं एक एक करके। देखिए, तत्सम हमने लिखा है यहाँ पर तत्सम, और ये जो तत्सम नामक शब्द है ये मूल रूप से बना है तत् और सम। मैंने तत् नहीं कहा, तत् कहा। ये त आधा है, चूंकि ये व्यंजन है, बिना स्वर की सहायता से उच्चारित तो होगा ही नहीं, इसलिए आधा उच्चारित होने के बाद भी ये सुनाई आपको पूरा पड़ रहा है। लेकिन तत् नहीं होता बल्कि तत् होता है, यानी ये कैसे है, ये ऐसे है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि इस शब्द में ये त वर्ण स्वर रहित है और अंतिम है, इसलिए आधा उच्चारित होने के बाद भी इसको आधा लिखेंगे नहीं, पूरा लिख लेंगे, लेकिन इसके नीचे हलंत लगाएंगे ताकि पढ़ने वाला आगे कोई इसको त मत पढ़ना पड़े। तो ये आधा त ही हलंत वाला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर उसके, और सम का मतलब होता है समान, मतलब इक्वल। उसके का मतलब होता है यहाँ पर संस्कृत के, और समान का मतलब समान, यानी उसके समान, यानी संस्कृत का समान। जो शब्द हिंदी भाषा में उसके अर्थात संस्कृत का समान हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं, अग्नि। अग्नि चूंकि संस्कृत का शब्द है और अगर हिंदी में भी मैं इसका प्रयोग इसी रूप में करता हूं तो हम कहेंगे तत्सम, यानी उसके समान है तो तत्सम शब्द है। लेकिन अगर इसको मैं विकृत रूप में आग लिखता हूं तो यह तत्सम ना होकर तद्भव शब्द होगा। लेकिन पहले तत्सम और तद्भव का शाब्दिक अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। वो शब्द कौन कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं बाद में। तत् और सम बराबर तत्सम। अब आप कहेंगे जब ये अंत में आपने हलंत लगाया था तो जब जोड़ा तब क्यों नहीं हलंत लगाया? चूंकि अब ये अंतिम वर्ण नहीं है बल्कि बीच में पड़ रहा है और बीच में स्वर रहित है तो हम इसको आधा लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर अंत में पड़ता तो इसके आगे हलंत लगाते। तो ये तो शाब्दिक अर्थ इसका खंड है तत् और शम, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। तो हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने ज्यों के त्यों संस्कृत से वैसे ही स्वीकारा है, तो इन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, पुष्प है, जल है, पुत्र है, पुत्री है, गो है, वृषभ है, इत्यादि। जैसे कि 4-5 शब्द मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि माता या सूर्य या चंद्र या पुष्प या दंत, ये संस्कृत का शब्द हैं। और अगर हम इन शब्दों को हिंदी में भी इसी रूप में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये संस्कृत के समान है, इसलिए तत्सम शब्द है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तद्भव शब्द की, तद्भव शब्द, तो ये जो तद्भव शब्द है ये भी मूल रूप से इन दो खंडों के मेल से बना है, तत् और भव, जो कि मिलकर जाकर के हो गया तद्भव। अब इन खंडों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो बात की बात है, परंतु आपको पहले मूल रूप से लग रहा होगा जब तत् और भव दो शब्द थे, हमने जब एक लाइन में लिखा तो ये आधा त कहां चला गया, द कहां से आ गया। देखिए, जब तत् और भव नामक दो अलग अलग शब्दों को हमने एक लाइन में लिखा तो ये संधि की प्रक्रिया से मिलकर के वर्ण परिवर्तित हो गया। देखिए, संधि का कौन सी संधि थी इसमें, ये व्यंजन संधि थी। और व्यंजन संधि का एक उदाहरण नियम होता है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, जैसे ये एक शब्द है, इसका जो अंतिम वर्ण है वो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, जैसे क वर्ग का क हो, च वर्ग का च हो, ट वर्ग का ट हो, त वर्ग का त हो, या प वर्ग का प हो। और इसके बाद जो शब्द जुड़ रहा है या तो वो स्वर हो, स्वर ना हो तो फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर य या र या ल या व हो। तो जैसे ये जुड़ेगा पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। इनका उदाहरण मैं एक तो बता रहा हूं आपको यहाँ पर।
जैसे सपोज कीजिए हम बात करते हैं जगत और ईश की। जगत और ईश, जगत का मतलब होता है संसार, ईश का मतलब होता है स्वामी या मालिक। जैसे ये दो शब्द जोड़ते हैं तो बन जाता है जगदीश। लेकिन बना कैसे, अभी मैंने नियम बताया कि व्यंजन संधि का एक नियम है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, त वर्ग का त हो या क वर्ग का क हो, और उसके बाद जो शब्द जुड़ रहा है उसकी पहली ध्वनि क्या हो, कोई स्वर हो। तो जैसे ये जुड़ेगा ज ग, और ये त अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, क्योंकि इस वर्ग ये किसी वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद शब्द क्या जुड़ रहा है, ईश, जिसकी पहली ध्वनि स्वर है। तो जैसे ये जुड़ेगा त बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। अब इस त का तीसरा वर्ण क्या होता है, द होता है। चूंकि ये त आधा था तो ये द भी आधा ही आएगा, स्वर रहित आएगा। और उधर की तरफ से इस पर क्या आ रहा है, सॉरी इधर की तरफ से इस पर ईश शब्द मिलने के लिए आ रहा था। अब अधूरे व्यंजन के सामने बड़ी ई की मात्रा है तो ज ग, और ये आधा द के सामने बड़ी ई है तो इसको दी कर देगा। अगर यहाँ अ होता तो इसको द कर देता, अगर यहाँ उ होता तो दू कर देता, लेकिन यहाँ पर ई थी तो ये बन गया जगदीश शब्द। तो ठीक ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर। और या तो फिर ऐसा हो कि नियम क्या कह रहा था कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर तो कोई स्वर हो, जैसे ईश में ईश था, स्वर न हो तो फिर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, जैसे मैं भव शब्द लिख रहा था। अब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण त है, इसके बाद आने वाला वर्ण भ, स्वर नहीं है, कोई बात नहीं, स्वर नहीं है। स्वर न हो तो फिर किसी भी वर्ग का, क वर्ग का या च वर्ग का या ट वर्ग का या त वर्ग का या प वर्ग का, या तो तीसरा वर्ण हो या चौथा हो। तो ये भ जो है प वर्ग का चौथा वर्ण है, प फ ब भ चौथा वर्ण है। तो ठीक वही प्रक्रिया अभी जैसे ये जुड़ेंगे, ये त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। चूंकि इसका तीसरा वर्ण द होता है, ये त आधा था तो ये द आने वाला द भी आधा ही होगा, और इधर से इसके साथ आ रहा है भ। अब पहली कंडीशन में आपने देखा कि ये आधा द को ई ने पूरा करा था, जो कि बना ली थी दी। लेकिन चूंकि अब यहाँ स्वर है ही नहीं, ये भ है, ये इसको पूरा कर ही नहीं पाएगा, तो तद्भव शब्द ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए तत् और भव जब दो शब्द मिले तो वो बना लिए तद्भव शब्द। जबकि आपने पहले देखा था कि जब मैंने तत् और सम को जोड़ा था तो ये यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं था। ये त आधा था तो मैंने यहाँ पर भी इसको आधा ही लिखा, ऐसा लिख लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये त द क्यों नहीं बदला था। ये इसलिए नहीं बदला था कि मैंने नियम अभी कहा कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर तो कोई स्वर हो, ये स स्वर भी नहीं है। स्वर न हो तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। ये जो स है ना तो क वर्ग का, ना ट वर्ग का, ना त वर्ग का, ना प वर्ग का, किसी भी वर्ग का ना तो तीसरा वर्ण है ना चौथा है, और ना ये स, य है, न र है, न ल है, न व है। इनमें से कुछ भी नहीं है ये स, इसलिए यहाँ पर ये तीसरा अपना ये जो त वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में नहीं बदल पाएगा। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में तब बदलता है जब उसके बाद जो शब्द आ रहा है उसका पहला ध्वनि या तो स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर य र ल व में से कोई एक वर्ण हो, तो ही ये तीसरे में बदलेगा। वरना तो ये त अपनी जगह आधा था तो यहाँ पर भी आधा ही है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन थी, ये त आधा था और इसके बाद ये किसी वर्ग का पहला वर्ण था, इसके बाद भ आया तो ये त बदल गया अपने वर्ग के तीसरे वर्ण द में। अब चूंकि ये जुड़े दोनों शब्द, ये भ व्यंजन है और ये भ इसको पूरा तो नहीं कर पाएगा, इसलिए तद्भव ऐसा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता, ऐसा लिखा होता जगत और आत्मा लिखा होता आत्मा, ये अम्बा लिखा होता, अम्बा, जगत का मतलब संसार, अम्बा मतलब माता। तो ये किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद स्वर आया है तो ये त बदल जाता अपने ही वर्ग के तीसरे में। लेकिन ये त आधा तो ये द भी आधा, और अम्बा इसके साथ आ रहा है जुड़ने के लिए। अब चूंकि इस द के सामने अ है जो कि स्वर है, इसके रूप में मात्रा के रूप में आ जाएगा, तो द उठ करके आ जाएगा यहाँ पर, तो ये शब्द बन जाएगा जगदम्बा। लेकिन तद्भव शब्द में ऐसा संभव था नहीं, तो तत् और भव दोनों शब्द अलग अलग ही रहे, और एक साथ जुड़ने के बाद भी वो दोनों अलग अलग ही दिख रहे हैं, बन जा रहा है तद्भव। और ये मिलकर बने थे तत् और भव के वजह से। अब ये तो रहा बात कि तत् और भव जब मिले तो बना लिए तद्भव, परंतु इनका शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो यहाँ पर तत् का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है होना या उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या प्रकट होना। उससे उत्पन्न हुए हैं, जो उससे का मतलब संस्कृत से, यानी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो उससे अर्थात उसके लिख दिया गलती से, उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो उससे अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए
तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने अभी पहले तत्सम शब्द लिखे थे, तो उन्हीं का मैं तद्भव रूप कर लेता हूँ। माता लिखा था तो इसका मैं कर लूँ माँ। तो माता शब्द विकास क्रम में आते आते विकृत होकर परिवर्तित हो गया। संस्कृत का शब्द था माता और आज ये विकृत होकर हम इसको माँ लिखते हैं, तो ये माँ शब्द तद्भव शब्द है, क्योंकि ये उसी से अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। या सूर्य की जगह मैं सूरज लिख दूं, चंद्र की जगह मैं चांद लिख दूं, पुष्प की जगह मैं फूल लिख दूं, अग्नि की जगह मैं आग लिख दूं, तो ये सारे शब्द मूल रूप से थे संस्कृत के, लेकिन विकास क्रम में आते आते अपना स्वरूप बिगाड़ दिए हैं। लेकिन आखिर ये उत्पन्न किससे है? उससे, यानी संस्कृत से उत्पन्न है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब एक और बेसिक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैंने बात करी थी तत् और सम बराबर हुआ तत्सम। यहां पर मैंने कहा था कि तत् का मतलब है उसके, और जब मैंने बात करी तत् और भव, और ये मिलकर हुआ तद्भव, और मैंने यहां पर बात करी कि यहां पर तत् का मतलब है उससे, तो आपके दिमाग में एक स्वाभाविक प्रश्न आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि जब आप पहले कह रहे थे तत् का मतलब है उसके, और दूसरी बार कह रहे हैं आप तत् का मतलब है उससे, फिर से मैं गलती से उसके लिख दिया, उससे, उससे, तो ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है कि ये तत् हो चाहे ये वाला तत्व हो, ये है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। और उपसर्गों का अपना कोई निश्चित और स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। निश्चित और स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वतंत्र अर्थ नहीं। अगर आपसे कोई अलग से पूछे कि तत्व लिखा भाई इसका क्या मतलब है, तो आप कहेंगे इसका कुछ भी मतलब हो सकता है, अभी इसका कुछ भी मतलब नहीं है। ये किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो उसके साथ उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ अर्थ ये देगा। इसका स्वतंत्र अर्थ कुछ नहीं है। तत् का अपने आप में अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, और निश्चित नहीं होता है कि जैसे इसने सम शब्द के साथ जुड़कर तो दिया था उसके वाला अर्थ, और भव शब्द के साथ जुड़ा तब ये दे रहा उससे अर्थ। एक उदाहरण मैं आपको पहले समझा रहा हूं, छोटा उदाहरण। जैसे देखिए ये शब्द है देश, और इसके आगे मैंने वी जोड़ा। अब कोई आपसे, देश का तो मतलब एक कंट्री, एक भूभाग जहां हम रहते हैं, और वी का मतलब होता है दूसरा। तो देश के आगे उपसर्ग क्या जोड़ा मैंने? वी। यहां पर इस वी का शाब्दिक अर्थ क्या था? दूसरा। और अगर इसी, ये शब्द है ज्ञान, इसके आगे मैं वी जोड़ता हूं, तो यहां पर इस वी का क्या मतलब है? यहां पर दूसरा नहीं है, यहां पर है विशिष्ट या क्रमबद्ध। विशिष्ट का है या क्रमबद्ध। विशिष्ट या क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो जब मैंने ज्ञान शब्द के आगे वी नामक उपसर्ग जोड़ा, तो यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ था विशिष्ट या क्रमबद्ध। और यही वी उपसर्ग मैंने जब देश के आगे जोड़ा, तब इसका अर्थ था दूसरा। न कि कोई विशिष्ट देश को नहीं कहते हैं विदेश। हर वो देश विदेश है जो हमारे देश को छोड़कर दूसरा है, चाहे हमारे बगल में है, चाहे कोसों दूर, कहीं बहुत दूर है। तो हर वो देश विदेश है जो दूसरा है, हमारे देश को छोड़कर दूसरा देश है। और वी का मतलब यहां पर क्या था? विशिष्ट था। तो आपने देखा था कि उपसर्ग यहां भी वी था और यहां पर भी वी था। एक जगह पर वी का अर्थ था दूसरा, और दूसरी जगह पर वी का अर्थ था विशिष्ट या क्रमबद्ध। जैसे मैंने पहले बताया कि उपसर्गों का कोई अपना निश्चित और स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। निश्चित का मतलब कि यहां पर इसका अर्थ दूसरा था, तो यही दूसरा अर्थ ही है, जहां जहां जुड़ेगा वहां पर भी दूसरा ही अर्थ होगा। इसका ऐसा नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वी अलग से लिखूं और आपसे पूछूं कि वी का क्या अर्थ होता है, तो अभी आप ना तो ये बोलेंगे कि वी का मतलब विशिष्ट होता है, और ना ये बोलेंगे कि दूसरा होता है। क्यों? क्योंकि आपने कहा वी का मतलब विशिष्ट होता है, तो कोई आपसे पूछे भाई विदेश में तो वी का मतलब है दूसरा, आप तो कहते हैं विशिष्ट। तो इनका अपना कुछ अर्थ नहीं। अगर इनका कुछ अपना अर्थ होता तो जहां जहां ये जुड़ते वहां पर ये एक निश्चित अर्थ ही देते अपना, लेकिन अपना तो कुछ अर्थ है ही नहीं। ये दूसरे शब्द की सपोर्ट में कुछ ना कुछ अर्थ देते हैं। ज्ञान शब्द के साथ जुड़ा तो इसने कहा कि विशिष्ट या क्रमबद्ध। देश शब्द के साथ जुड़ा तो इसने कहा यहां पर दूसरा। या एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं उपसर्ग के बारे में, बाकी हम तत्सम के बारे में बात करते हैं, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि तत्सम में भी तत् ही उपसर्ग है जिसका अर्थ है उसके, और तद्भव में भी तत् ही उपसर्ग है जिसका अर्थ है उससे। जैसे कि देखिए हम बात करते हैं प्रति, एक उपसर्ग है जो कि दिन के आगे लगा हुआ है। तो यहां पर प्रति का मतलब है हर, और हर क्या? दिन। लेकिन अगर यही प्रति उपसर्ग मैं पक्ष के आगे लगा दूं, प्रतिपक्ष,
तो हर यहां पर प्रति का मतलब हर नहीं होगा। अगर प्रति का मतलब हर होता है तो हम प्रतिपक्ष को बोलते हैं हर पक्ष। जैसे हम कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने यह बयान दिया, तो प्रतिपक्ष मतलब पक्ष का मतलब दल, और एक देश में कई सारे दल हो सकते हैं, लेकिन कौन से दल ने कहा? जो बहुमत में दूसरा प्रमुख दल है। तो यहां पर प्रति का मतलब क्या है? दूसरा, और यहां पर प्रति का मतलब क्या था? हर। उपसर्ग तो एक ही था, लेकिन अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग अर्थ है, यानी इसका अपना कुछ निश्चित अर्थ है ही नहीं। इसके साथ जुड़ा तो इसके हो लिया, इसके अनुसार अर्थ देने लगा, इसके साथ जुड़ा तो इसके अनुसार अर्थ देने लगा, और कहीं पर जोड़ेंगे तो ये कहीं पर कुछ और अर्थ देने लगेगा। तो अपना कुछ निश्चित अर्थ नहीं है और ना इसका कुछ स्वतंत्र अर्थ होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो ठीक यही बात हुई है, तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों में तत् ही उपसर्ग था, और एक जगह पर अर्थ था उसके और दूसरी जगह पर अर्थ था उससे। तो ये तो रहा इनका शाब्दिक अर्थ, और एक ही उपसर्ग होने के बाद अलग अलग अर्थ क्यों है, यहां पर हमने बात करी। अब अगर परिभाषा के रूप में हम फाइनली बात करें तो तत्सम शब्द की परिभाषा दो रूप से दे सकते हैं आप। जरूरी नहीं आप किताबी रूप परिभाषा को रटें, अपने समझने के हिसाब से भी परिभाषा दी जा सकती है। देखिए, तत्सम के बारे में बहुत संक्षिप्त परिभाषा आपको बता रहा हूं कि तत्सम शब्द किसको कहेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है या देख रहे हैं या देखेंगे, तो कम से कम इस वीडियो में मैंने जो कुछ कहा, आपने 10, 15, 20 मिनट मेरी वीडियो को देखने के लिए दिए, तो आप वीडियो समाप्त करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचे कि हमने वीडियो देखी तो हमको कुछ हासिल भी हुआ। तो देखिए, तत्सम शब्द आप कहेंगे कि तत्सम तत् प्लस सम दो शब्दांशों के मेल से बना है। शब्दांशों का मतलब शब्दों के अंश खंडों से मिलकर बना है, जिनका शाब्दिक अर्थ क्रमशः क्रम से है उसके समान। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, अर्थात संस्कृत के समान। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जिस रूप रचना में वो संस्कृत में थे, उसी रूप रचना में, उसी शक्ल में अगर उनको हम हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हिंदी में ये शब्द कैसे हैं? तत्सम है। इसके ठीक विपरीत ऐसे शब्द जो उससे अर्थात संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। वो अपने ठीक संस्कृत वाले रूप में नहीं बल्कि बदले हुए रूप में प्रयोग अगर हिंदी में होते हैं तो उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। इसके अलावा दूसरे शब्दों में परिभाषा दे रहा हूं, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्द जब अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तो उनको तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्द थे और अपने उसी रूप में, जिस रूप में वो संस्कृत में लिखे जाते हैं, उसी रूप में अगर वो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तो हम उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के शब्द जब रूप परिवर्तित करके या विकृत होकर या रूपांतरित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तो हम हिंदी के अंतर्गत, हिंदी के अंदर उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो क्या बोला? संस्कृत के शब्द जब अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो तो इन्हें हिंदी में तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत के शब्द जब विकृत या रूपांतरित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो तो इनको तद्भव शब्द कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैंने आपको कई सारे उदाहरण बताए, बाकी तत्सम तद्भव के कोई अनगिनत शब्द हैं, 500 से भी अधिक तत्सम तद्भव शब्द होंगे। हम यहां पर उदाहरण के तौर पर 2, 4, 5, 10 शब्द ही बता सकते हैं, और अन्य को अगर ज्यादा से ज्यादा आपको शब्द तत्सम तद्भव चाहिए तो आप किताबों में देखिए। कंसेप्ट यही है जो मैंने समझाया, बाकी याद करने वाला कि यह तत्सम शब्द और ये तद्भव शब्द है। हाँ, कुछ ट्रिक जरूर है जिनसे हम पहचान सकते हैं बिना याद करे कि यह तत्सम शब्द है, यह तद्भव शब्द है, जिनमें से एक आध ट्रिक की मैं बात कर लेता हूं। जैसे देखिए, अगर किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार इस बिंदु को बोलते हैं, या अलग से मैं अनुस्वार की बात करूं तो खाली एक बिंदु, तो यह शब्द निश्चित तौर पर तत्सम शब्द होगा। जैसे यह आपसे किसी ने कहा, पहचानने के लिए आता है कि निम्न में तत्सम शब्द बताइए, और यह शब्द है दंत शब्द। आपने देखा इस पर बिंदु लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो यह तत्सम शब्द होगा। निश्चित तौर पर संस्कृत का शब्द है और इसी रूप में हिंदी में लिखा जा रहा है तो यह तत्सम शब्द है। लेकिन अगर ऐसा लिखा जा रहा है दांत, तो यह तद्भव शब्द है। अगर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो तत्सम, और अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रखा है तो यह तद्भव शब्द होगा निश्चित तौर पर। अगर मैंने लिखा चंद्र तो निश्चित तौर पर यह संस्कृत का शब्द है, और इसी रूप में अगर हिंदी में लिख रहा है तो तत्सम शब्द है। और अगर मैं इसको चांद लिख दूं
तो ये तद्भव शब्द होगा निश्चित तौर पर। अब रहा सवाल थोड़ा सा उच्चारण का। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम लिखे कब हम चंद्र बिंदु लगाएं, कब हम अनुस्वार लगाएं। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, यह अनुस्वार कब लगेगा और ये चंद्र बिंदु कब लगेगा, आप बहुत आसानी से देख लीजिए। अनुस्वार का उच्चारण करते समय मुंह कम खुलेगा, यानी अनुस्वार नासिक के वर्ण है। इसका उच्चारण करते, जब हम उच्चारण करते बोलते हैं तो ध्वनि मुख से कम और नाक से ज्यादा निकलती है। जैसे करके देखिए, जब मैं दंत लिख रहा हूं, दंत दंत बोल रहा हूं तो मेरा मुंह कम खुल रहा है, दंत यानी ओंठ कम खुल रहा है और श्वास सीधे नाक से बाहर आ जा रही है। लेकिन जब मैं दांत बोलूंगा तो श्वास नाक से कम, उससे पहले चूंकि मेरा मुंह ज्यादा खुलेगा, दांत बोलते समय तो मुंह ज्यादा खुला और श्वास मुंह से बाहर आ गई। तो जब मुंह कम खुले और श्वास सीधे नासिका से बाहर आ जाए तो उस समय अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। और जब वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास मुख से ज्यादा और नासिका से कम निकले तब हम वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे हम अंत अंत लिखते हैं, अंत बोलते समय देखिए मुख कम खुल रहा है, लेकिन अगर आंत बोल रहे हैं तो ज्यादा खुल रहा है। अगर इस आंत को आप ऐसा लिखेंगे तो यह व्याकरणिक गलती है, और इस अंत को अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यह भी व्याकरणिक गलती है। तो यह तो रहा अनुस्वार या चंद्र बिंदु का प्रयोग कब करना है। लेकिन हम बात कर रहे थे मूल रूप से कि तत्सम तद्भव को पहचानना कैसे। तो सबसे पहले पहचानने का एक नियम यह है, अगर किसी शब्द में तत्सम, अगर वो शब्द अनुस्वार युक्त है, उसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो वह तत्सम शब्द होगा जरूर। और अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रखा है तो वो शब्द होगा तद्भव शब्द। दूसरा, अगर एक संस्कृत का स्वर होता है री, जिसको कि हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं, इस री की मात्रा होती है री। हर स्वरों की एक मात्रा होती है, री की अपने आप एक मात्रा होती है। जैसे मैं म पर री की, म पर अ की मात्रा दूं, म प्लस अ करूं तो ये ऐसे हो जाएगा म। आ की मात्रा दूं तो ऐसे हो जाएगा, ई की मात्रा दूं बड़ी की तो ऐसे हो जाएगा, छोटी की दूं तो ऐसे हो जाएगा, ऊ की दूं तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं म पर री की मात्रा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी म का जो छोटा रूप है ये इस री की मात्रा है। इस री की ये मात्रा कहां पर लगी, म पर। जब मैं मृत कह रहा हूं तो म से शुरू हो रहा है, खत्म री पर हो रहा है। तो अगर इस री की मात्रा लगी हुई है उस वर्ण पर जो किसी शब्द का हिस्सा है, जैसे मैंने मृग कह दिया, या मैंने घृत कह दिया, या मैंने वृक्ष कह दिया, या मैंने वृषभ कह दिया, या मैंने कृषक कह दिया, या मैंने कृषि कह दिया, तो ये सारे शब्द तत्सम शब्द होंगे। क्यों? चूंकि ये री जो है यह मूल रूप से संस्कृत का ही स्वर है, जो केवल लेखन की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में लिखा जाता है। ये हिंदी का स्वर नहीं, संस्कृत का है। और अगर ये संस्कृत का स्वर है तो इसकी मात्रा जिस वर्ण पर लगी होगी वो वर्ण युक्त शब्द तत्सम शब्द होगा। जैसे मैंने वृषभ लिखा तो अगर मैं इसका बैल कर दूंगा तो यह तद्भव शब्द है। कृषक है तो ये किसान, तद्भव शब्द है, इसका विकृत रूप है कृषक का। कृषि है तो खेती, वृक्ष है तो पेड़, घृत है तो घी, इस तरह से। तो अगर शब्द पर री की मात्रा लगी हुई है तो हम उसको पहचान लेते हैं तत्सम शब्द है। मात्रा का मतलब होता है, अगर कोई आपसे पूछे मात्रा किसको कहते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे ये जो डंडा लगता है आगे से पीछे से, ऐसा कुछ नहीं है। इस मात्रा, कोई भी वर्ण मात्रा को तभी पहचाना जाएगा जब उसको किसी व्यंजन के साथ लिखेंगे। तो मात्रा की परिभाषा है कि स्वर का छोटा और परिवर्तित रूप यदि किसी व्यंजन के साथ जोड़कर या मिलाकर लिखा जाए तो उस व्यंजन में वह उस स्वर की मात्रा कहलाता है। यह मोटी मोटी बात, स्वर का छोटा और परिवर्तित रूप ही मात्रा होता है। अब चूंकि स्वर हमारे पास 11 होते हैं तो हमारे पास मात्राएं भी 11 होनी चाहिए, लेकिन अ एक ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा होती ही नहीं है। जैसे हम म लिखे तो इस पर कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप इस पर अ की मात्रा दो। मैंने ग लिखा, कभी कोई नहीं कहेगा इस पर अ की मात्रा दो। मैंने ट लिखा, कभी कोई नहीं कहेगा इस पर अ की मात्रा दो। मैंने र लिखा, कभी कोई नहीं कहेगा, क लिखा, कभी कोई नहीं कहेगा इस पर अ की मात्रा दो, क्योंकि अ की कोई मात्रा होती ही नहीं है। अ प्रत्येक रूप से मूल रूप में शामिल होता है। जैसे हमने व्यंजन को लिखा इस पर अ खुद ही शामिल है। हाँ, आ की मात्रा जरूर होती है जो कि एक डंडा होता है ऐसा। अब मैं कहीं पर भी लगाऊं तो कोई पूछेगा ये क्या लगा, वही तो ये लगा हुआ है आ की मात्रा। ई होती है ऐसे है, लेकिन मात्रा के में कन्वर्ट होकर ऐसे हो जाती है। तो जिस पर भी मैं छोटी की मात्रा लगाऊंगा तो ऐसे हो जाएगी, और आप उसको दिखा भी सकते हैं बाहर की भैया ये जो चिन्ह है ये मात्रा है ई की। बड़ी ई की लगाना चाहूंगा तो ये ऐसे लग जाएगा।
ऊ की लगाना चाहूंगा छोटे ऐसे, और बड़े की लगाना चाहूंगा तो ऐसे, ए की लगाना चाहूंगा तो लाइन के ऊपर ऐसा, ए की लगाना चाहूंगा तो ऐसा, ओ की लगाना चाहूंगा तो ऐसा, और ओ की लगाना चाहूंगा तो ऐसा। तो अ की मात्रा को आप दिखाना भी चाहें किसी पर कि भैया अ की मात्रा ऐसे होती है, तो आप दिखा भी नहीं पाएंगे। अब आप कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये जो म लिखा है इस पर जो आधा डंडा था यह था अ की मात्रा। ठीक है भाई, जब मैंने यहाँ पर मान लिया अ की मात्रा है, लेकिन र में अ किस रूप में शामिल है आप बताइए, ट में किस रूप में शामिल है आप बताइए। अगर ये अ की मात्रा है तो ये वाला चिन्ह सब जगह दिखना चाहिए। यह अ की मात्रा नहीं है, अ की कोई मात्रा का निश्चित आकार होता भी नहीं है, और अगर आकार ही नहीं है तो मैं इसको दिखा भी कैसे पाऊंगा कि बाहर ये फलाना। लेकिन आ की मात्रा का आकार ऐसा ही है जो सबके साथ एक जैसा दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, सब में दिखेगा। तो बाकी जो स्वर होते हैं सबकी मात्रा होती है, अ की कोई निश्चित मात्रा होती ही नहीं है, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 होती है, और हम 10 ही मात्राओं का प्रयोग पूरी हिंदी में करते हैं। आप आसान से आसान शब्द बनाइए और कठिन से कठिन शब्द बनाकर दिखाइए, या ढूंढ लीजिए कहीं, आपको 10 ही मात्राओं का प्रयोग करना होता है, और 10 ही मात्राओं का प्रयोग हम करते हैं। चूंकि मात्राएं स्वरों की बनती है और स्वर 11 होते हैं, परंतु अ की कोई अलग से मात्रा होती नहीं, इसलिए 10 ही स्वरों की 10 मात्राएं होती है। तो हम बात कर रहे थे कि री की मात्रा कहीं लगी होगी तो वो तत्सम शब्द होता है। तो कुछ इस तरह से एक आध ट्रिक हो सकती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह शब्द तत्सम है कि तद्भव। लेकिन ज्यादातर मामले में हमको क्या करना होता है, शब्द को याद ही करना होता है कि यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द ये बनता है। बाकी तत्सम तद्भव अगर सामान्य से सामान्य हिंदी की कोई भी किताब उठाएंगे तो तत्सम तद्भव उसमें अनेक मिल जाएंगे। लेकिन समझने वाली चीज सिर्फ यही है कि कंसेप्ट क्या होता है, तत्सम का मतलब क्या था, परिभाषा क्या थी, तद्भव का मतलब क्या था, परिभाषा क्या थी, कैसे दोनों ही शब्दों में तत् ही उपसर्ग था और अलग अलग अर्थ दे रहे थे। जब जुड़ जा रहा था तत् और सम तो तत्समी बना रहा था, और तत् और भव जब जुड़ रहा था तो तद्भव द हो जा रहा था। बाकी सब आपको हर बुक में तत्सम तद्भव उदाहरण मिलते हैं जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके आगे स्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो होते हैं देशी और विदेशी। स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। आज हमने बात करी तत्सम और तद्भव की, कल हम बात करेंगे अगले वीडियो में देशी और विदेशी शब्दों की। धन्यवाद।